नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है बायंसी। किसी भी फ्लूइड की वो टेंडेंसी जिसकी वजह से वो अपने में सबमर्ज होने वाले ऑब्जेक्ट पे अपवर्ड फोर्स लगाती है, उस टेंडेंसी को हम लोग बायंसी बोलते हैं। और ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को हम लोग अपथ्रस्ट बोलते हैं। अब देखो, ये बायंसी जो होती है ये लिक्विड और गैसेस दोनों ही लगाती है, मतलब सभी फ्लूइड्स लगाते हैं। हम जब भी किसी ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड में सबमर्ज करवाते हैं पार्शियली और एंटायरली, तो ऑब्जेक्ट का वेट कहां लग रहा होता है? नीचे की तरफ। बट मीनवाइल इस फ्लूइड की वजह से एक रिएक्शन फोर्स ऊपर लग रहा होता है, और ये रिएक्शन फोर्स क्या कहलाता है? बाइंड फोर्स। और फ्लूइड की इसी टेंडेंसी को हम लोग बायंसी कहते हैं। क्लियर? अब बायंसी जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है आर्किमिडीज प्रिंसिपल से। अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, whenever we submerge any object partially or entirely into a fluid, it experiences loss in its weight, and that weight lost in the object is equals to the buoyant force applied by the fluid, and also it is equals to the weight of liquid displaced. फिर से सुनो, whenever any object is partially or entirely submerged in a fluid, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को पार्शियली और एंटायरली किसी फ्लूइड में सबमर्ज करते हैं तो ऑब्जेक्ट लूजेस सम ऑफ इट्स वेट, ऑब्जेक्ट का थोड़ा सा वेट कम हो जाता है। दिस लॉस इन वेट इज इक्वल्स टू द वेट ऑफ द फ्लूइड रिमूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ऑल्सो दिस वेट ऑफ द फ्लूइड रिमूव्ड इज इक्वल्स टू द बायंट फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लूइड ऑन द ऑब्जेक्ट। एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देख रहे हैं हम लोग इस चीज के लिए ही। मेरे पास में ना एक ऑब्जेक्ट है, कितना आ रहा है? 0.155, ठीक है? ये इसका एक्चुअल वेट है। अब जब इसको हम इस फ्लूइड से भरे हुए बीकर में डालेंगे तो आपको दो चीजें ऑब्जर्व करनी है। एक तो बीकर में ओरिजिनल वाटर लेवल कितना है। अभी ना 200 से थोड़ा ज्यादा, मैं इसको 200 ml बनाता हूं। तो अब हमारे पास में बीकर का वाटर लेवल कितना है? 200 ml। अब हम इस ऑब्जेक्ट को इस बीकर में सबमर्ज करते हैं। नोटिस हुआ कि बीकर का वाटर लेवल थोड़ा सा पहले से बढ़ गया, 200 ml से ऊपर चला गया, ठीक है? नहीं दिखा तो फिर से देखो, मैं इसको वापस बाहर निकाल रहा हूं एंड लेवल देखना इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस मास को या इस ऑब्जेक्ट को इस बीकर में जाने के लिए अपनी जगह बनानी पड़ेगी। तो पहली बात तो ये अपने वॉल्यूम के बराबर फ्लूइड के वॉल्यूम को डिस्प्लेस करता है। पहली बात जो आपको याद रखनी है कि अपने वॉल्यूम के इक्वल फ्लूइड के वॉल्यूम को डिस्प्लेस करता है। दैट इज द फर्स्ट थिंग यू मस्ट रिमेंबर। सेकंड, अब अगर हम इसका वेट लें, अब इसका वेट हो गया 105, तो ऑलरेडी इसका वेट कम हुआ है, 150 से 105 हो गया, तो 45 ग्राम कहां गया? एक्चुअल में जितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है ना, ये उसका वेट है। अगर मैं इस डिस्प्लेस हुए फ्लूइड को किसी दूसरे कंटेनर में डाल देता और उसका मैं अगर वेट लेता, तो जितना वेट इस ऑब्जेक्ट का कम हुआ है वही वेट किसका होता है? डिस्प्लेस फ्लूइड का होता है। तो यहां पे ना एक छोटा सा रिलेशन निकल के आता है, दैट एक्चुअल वेट इज इक्वल्स टू एपरेंट वेट, जो अपीयर हो रहा है after putting into an fluid, plus loss in weight। एंड ये वेट लूज हुआ है ऑब्जेक्ट का, ये परमानेंटली नहीं हुआ, ये तब तक ही आपको लॉस हुआ दिखाई देता है जब तक कि ऑब्जेक्ट सबमर्ज है फ्लूइड के अंदर। एंड दिस लॉस इन वेट इज इक्वल्स टू टू थिंग्स, ये दो चीजों के इक्वल है। वो दो चीजें क्या है? द वेट ऑफ फ्लूइड रिमूव्ड, और सेकेंड द अपवर्ड फोर्स या फिर द थ्रस्ट और बायंट फोर्स। तो आप बायंट फोर्स को कैसे कैलकुलेट करोगे? इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे ना 10 न्यूटन का एक ऑब्जेक्ट था जिसका एयर में वेट है 10 न्यूटन, ये इसका एक्चुअल वेट है। जब इसको इस फ्लूइड के अंदर डाला तो देखो स्केल कितनी रीडिंग दे रहा है? 6 न्यूटन। और जब डिस्प्लेस हुए फ्लूइड का वेट लिया तो वो कितना आया? 4 न्यूटन।
सो फिर से वही कहानी हो गई, देखो एक्चुअल वेट 10 न्यूटन इज इक्वल्स टू एपरेंट वेट प्लस weight of displaced fluid, and this weight of displaced fluid is loss in weight. This weight of displaced fluid is buoyant force applied by the fluid on the object. आसान सी बात है। तो अब इसके क्वेश्चंस कैसे करने हैं अपने को? सबसे पहले तो जिस ऑब्जेक्ट को आप फ्लूइड के अंदर सबमर्ज कर रहे हो, आपको उसका वॉल्यूम चाहिए। बताओ क्यों? क्योंकि आपको डिस्प्लेस हुए हुए फ्लूइड का वेट चाहिए बाइंड फोर्स निकालने के लिए। और वेट निकालने का तरीका क्या होता है? वेट निकालने का तरीका मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास निकाल करने का तरीका वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम चाहिए होगा जिसको कि आप सबमर्ज कर रहे हो किसी फ्लूइड के अंदर। तो एक क्वेश्चन देख रहे हैं इजी सा। A solid of density 5000 kilogram per meter cube weighs 0.5 kilogram in air. It is completely immersed in the water of density 1000 kilogram per meter cube. Calculate the apparent weight of the solid in the water. What will be the apparent weight if the water is replaced by the liquid of 8000 kilogram per meter cube? So, पहली चीज, आपको जो ऑब्जेक्ट दे रखा है उसकी डेंसिटी दे रखी है। तो मैंने ना ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को ईटा मान लिया और ये दे रखी है 5000 5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है, ठीक है। वाटर की डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आपको याद रखना है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसको मत भूल जाना। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। अब इस ऑब्जेक्ट को सबमर्ज कर दिया गया फ्लूइड के अंदर entirely. Calculate the apparent weight of the solid in the water. Actual weight is equals to 0.5 kgf. kgf का मतलब इसको 9.8 से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, बट मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि हर जगह पे kgf की यूनिट हम लोग यूज कर सकते हैं। अब देखो, जब इस ऑब्जेक्ट को वाटर के अंदर डाला जाएगा इसको अपनी जगह बनानी पड़ेगी, राइट। तो अपनी जगह बनाने से मतलब क्या है कि जितना इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है उतने ही वॉल्यूम का वाटर बाहर निकलेगा। सो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। ये हमेशा दिमाग में रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके क्वेश्चंस में। तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं क्या हम लोग? देखो, ऑब्जेक्ट का एक तरह से मास दे रखा है हमको 0.5 kg, इसका मास है। जब वेट kgf में दे रखा हो तो 0.5 kg उसका मास है, और उसकी डेंसिटी दे रखी 5000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू क्या होता है? मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, याद है? तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट के लिए लिख रहा हूं, तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा? मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा? मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 0.5 अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5000। डेसिमल हटाया, एक 10 नीचे लगा, कटा, तो ये बन गया 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब। ये आ गई वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। अब सेम वॉल्यूम का वाटर डिस्प्लेस होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट को अपनी जगह बनानी है। So now volume of displaced water, volume of water is again that is 10⁻⁻⁴ meter cube. ये वाटर का वॉल्यूम है। वाटर का वेट कितना होगा? वेट वाटर डिस्प्लेस, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस दैट इज मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इनटू जी। तो जी तो हम वैसे भी यूज नहीं करेंगे इस क्वेश्चन में क्योंकि kgf में दे रखा है सब कुछ, इसलिए हम लोग जी यूज नहीं कर रहे हैं। सो हमको वेट ऑफ वाटर चाहिए जो कि मास ऑफ वाटर के इक्वल आ जाएगा, साथ में जी लगा देंगे kgf दिखाने के लिए। मास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना आ गया? 10⁻⁻⁴। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो मास ऑफ वाटर कितना हो गया? 10⁻⁻⁻1 जी, सॉरी 10⁻⁻1 किलोग्राम। सो इसको यहां पे पुट करा तो वेट ऑफ वाटर इज 10⁻⁻1 इंटू जी, मतलब 0.1 kgf। तो ये अपवर्ड फोर्स लग रहा है, यही हमारा अपथ्रस्ट है।
अब ये अपथ्रस्ट है, ऑब्जेक्ट का एक्चुअल वेट कितना था 0.5 kg। फॉर्मूला याद करो कि एपरेंट वेट, इसने देखो एपरेंट वेट पूछा है, व्हाट विल बी दी एपरेंट वेट ऑफ द सॉलिड इन वाटर। सॉलिड का वाटर में एपरेंट वेट कितना है, बट हमने अपथ्रस्ट निकाल लिया और एक्चुअल वेट हमें पता था, तो एपरेंट वेट जो होता है वो एक्चुअल वेट या रियल वेट बोल लेना, कभी कंफ्यूजन हो तो, माइनस अपथ्रस्ट। तो 0.5 kgf माइनस 0.1 kgf, तो कितना आ जाएगा 0.4 kgf। देखो 0.4 kgf, आसान सी बात है। अब देखो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये कहता है कि व्हाट विल बी इट्स एपरेंट वेट इफ द वाटर इज रिप्लेस्ड बाय अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 8000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। पूरा क्वेश्चन सेम है। ऑब्जेक्ट को आप सबमर्ज करोगे लिक्विड के अंदर, लिक्विड डिस्प्लेस होगा, जितना कि वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का है उतने ही वॉल्यूम के इक्वल। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल्स टू, फिर से 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब आ जाएगा। बस इस बार डिफरेंस क्या है कि आपके पास में वाटर नहीं है, कोई दूसरा लिक्विड है, तो इस VW को हटा के हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लिक्विड लिखना पड़ेगा VL, और इस बार वेट ऑफ लिक्विड आ जाएगा। तो वेट ऑफ लिक्विड के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, दैट इज मास ऑफ लिक्विड इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मास ऑफ लिक्विड बनाने के लिए हमें ये जो वॉल्यूम था ना लिक्विड डिस्प्लेस का, उसको मल्टीप्लाई करना है इस बार डेंसिटी ऑफ न्यू लिक्विड। तो देखो मास ऑफ लिक्विड इज इक्वल्स टू, वॉल्यूम तो सेम है 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब, बट डेंसिटी कितनी हो गई इस बार 8000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे ये बना 8000 अपॉन 10⁴ नीचे कैंसिल करोगे तो ये बन जाएगा 0.8 kg। तो इस बार मास ऑफ न्यू लिक्विड जो कि डिस्प्लेस हो रहा है वो है 0.8 kg। 0.8 kg आ गया, तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कितना हो जाएगा, तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस हो जाएगा 0.8 इंटू जी। वेट ऑफ लिक्विड इज 0.8 इंटू जी, मास इंटू जी। तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस 0.8 जी है, मतलब 0.8 जी, इसका मतलब 0.8 kgf। जी यहां पे कौन सा वाला है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला। तो ये कितना आया 0.8 kgf, जबकि ऑब्जेक्ट खुद कितने वेट का था 0.5 kgf। तो जब भी ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम हो जाती है या फ्लूइड की डेंसिटी से कम हो जाती है, तो ऑब्जेक्ट फ्लूइड में फ्लोट करता है। क्या करता है, फ्लोट करता है, अदरवाइज वो सिंक हो जाता है। क्लियर, ये अभी हम लोग आगे लॉ ऑफ फ्लोटेशन में देखने वाले हैं इसके केसेस। आसान सी बात है। प्रूफ ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल का प्रूफ है कि ये बना कहां से, बना क्यों, उसको हम लोग समझ रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने मान लिया कि एक सिलेंडर है जो कि ऐसे मटेरियल से बना है जिसकी डेंसिटी सिग्मा है। So this cylinder is made up of a material whose density is sigma। इसको हमने लिक्विड के अंदर सबमर्ज कर दिया और लिक्विड की डेंसिटी थी रो, कितनी, रो। अब इस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल A है और सिलेंडर की हाइट जो है वो स्मॉल h है। सिलेंडर के दो फेसेस हैं, एक टॉप फेस एक बॉटम फेस। टॉप फेस पे जो फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स लग रहा है ड्यू टू द लिक्विड जो इसके ऊपर है, ड्यू टू द लिक्विड जो उसके टॉप फेस के ऊपर वाला पार्ट है, उसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स है F1। दैट फोर्स F1 इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ठीक है, ये फोर्स F1 कैसा है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। मीनवाइल लिक्विड का जो फेस है ऊपर से वो एटमॉस्फेयर के लिए भी ओपन है, तो एटमॉस्फेयर भी अपना प्रेशर लगा रहा है, इसमें कोई दिक्कत। सो F1 मैंने बोल दिया कि F1 इज P1 इंटू ए। P1 क्या है, इस फेस पे लगने वाला नेट प्रेशर, इस फेस पे लगने वाला नेट प्रेशर। ऑन द अदर हैंड ये जो फेस है, अपर फेस ऑफ द सिलेंडर, ये लिक्विड के टॉप से H1 डेप्थ नीचे था, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इस सिलेंडर का बॉटम वाला फेस लिक्विड के टॉप से H2 डेप्थ पे, इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब
सिलेंडर के टॉप फेस पे जो फोर्स लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड्स वो है P1A, और जहां पे P1 जो है सिलेंडर के अपर फेस पे लगने वाला नेट प्रेशर है। अब जरा याद करो गेज प्रेशर से कि P1 क्या होगा। अगर बाहर मैंने एटमॉस्फेयर छोड़ रखा है, लाइक इसका ओपन फेस रख रखा है, तो P1 क्या हो जाएगा, PA प्लस रो जी H1, राइट। ये वैल्यू को मैंने इसमें डाला, F1 कितना हो गया, PA प्लस रो जी H1 के साथ में क्या आ जाएगा, A। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1, और ये फोर्स डाउनवर्ड्स लग रहा है, इसमें कोई दिक्कत, इसको अच्छा इक्वेशन 1 मैंने बोल दिया। अब एक दूसरा फोर्स है जो कि अपवर्ड्स लग रहा है, वो कहलाता है अपथ्रस्ट। अब अपथ्रस्ट कहां लग रहा है, इस सिलेंडर के बॉटम वाले फेस में वर्टिकली अपवर्ड्स। ये जो आप F2 देख रहे हो ये अपथ्रस्ट है, तो F2 क्या हो जाएगा यहां पे, F2 इज इक्वल टू हो जाएगा P2A, और इसको मैं अपवर्ड बना रहा हूं। यहां पे P2 क्या है, इसके बॉटम वाले फेस पे लगने वाला प्रेशर। अब फिर से गेज प्रेशर की हेल्प से हम लोग P2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। P2 इज इक्वल टू PA प्लस रो जी, इस बार क्या आ जाएगा, H2। क्यों, क्योंकि ये जो बॉटम वाला फेस है ये लिक्विड की सरफेस से H2 डेप्थ नीचे, तो जितना भी लिक्विड यहां तक का होगा ना वो सब प्रेशर लगा रहा है। कौन सा लिक्विड, इस पूरी हाइट H2 का, और यहां पे कौन सा लिक्विड लगा रहा था, सिर्फ H1 हाइट का। क्लियर। अब इस वैल्यू को इसमें पुट करा हमने, तो F2 इज PA प्लस रो जी H2 टाइम से, इसको सेकेंड इक्वेशन बोला, और ये फोर्स एक्चुअल में ऊपर की तरफ लग रहा है वर्टिकली अपवर्ड्स। एक तीसरा फोर्स है सिस्टम में जो वर्टिकली डाउनवर्ड्स लग रहा है, और वो है इस ऑब्जेक्ट का वेट, वो भी तो है ना सिस्टम में। अब थर्ड फोर्स वेट, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड्स लग रहा है और वेट ऑफ ऑब्जेक्ट है। वेट किसी भी चीज का कब आता है, उसके मास को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करो तो वेट आएगा। अब किसी भी चीज का मास कब आता है, मास आता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से। अब जरा ध्यान से देखो कि सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसके बेस का एरिया इनटू उसकी हाइट। तो सिलेंडर का वॉल्यूम हमें कितना बन गया, एरिया इनटू हाइट। और सिलेंडर जिस मटेरियल से मिलके बना था उसकी डेंसिटी मैंने एट द बिगिनिंग क्या बताई थी आपको, सिग्मा। तो ये हो जाएगा OAH, ये हो गया इसका मास। अब मास को उठा के आप यहां पे रखो तो वेट कितना बन गया, रो AHG। सो दिस फोर्स इज एक्चुअली वर्किंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं, फोर्स 1 एंड फोर्स 3, और जबकि वर्टिकली अपवर्ड्स कौन सा फोर्स काम कर रहा है, फोर्स 2। क्लियर। ये जो वर्टिकली अपवर्ड फोर्स काम कर रहा है ये है थ्रस्ट, वर्टिकली डाउनवर्ड्स ये जो फोर्स काम कर रहा है ये है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, और वर्टिकली डाउनवर्ड्स ये जो फर्स्ट वाला फोर्स काम कर रहा था ये था वेट ऑफ वाटर अबव द ऑब्जेक्ट, वाटर अबव द ऑब्जेक्ट। क्लियर है, आसान सी बात है। अब अगर हम ये बोल दें कि ये सारे वर्टिकल फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हैं, तो जितने भी डाउनवर्ड फोर्स हैं उनका एडिशन अपवर्ड फोर्सेस के एडिशन के इक्वल हो जाता है। वर्टिकल फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। तो डाउनवर्ड फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, एक F1 और दूसरा W। सो मैंने बोला इन इक्विलिब्रियम F1 प्लस W इज इक्वल्स टू F2, W इज इक्वल्स टू F2 माइनस F1। क्लियर। वैल्यूज पुट करें 1 2 3 से, W इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, रो AHG इज इक्वल्स टू F2 माइनस F1। F2 की वैल्यू कितनी है, PA प्लस रो जी H2A, तो PA प्लस रो जी H2A बाहर है, माइनस F1 कितना है, PA प्लस रो जी H1, PA प्लस रो जी H1, और इसका भी A बाहर है। अब देख रहे हो यहां भी आपको A मिल रहा है, यहां भी A मिल रहा है, यहां भी A मिल रहा है, तो हो ना हो A में सब में से कॉमन लेके काट सकता हूं, तो मैंने हटा दिया। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो रो जी एच इज इक्वल्स टू क्या बना, PA प्लस रो जी H2 माइनस PA माइनस रो जी H1। देखो PA से PA कैंसिल, अब इन दोनों के अंदर से आप अगर देखोगे तो आपको G कॉमन मिलेगा। क्लियर है, कितना कॉमन मिला, G। दोनों में से G कॉमन निकाला तो रो सिग्मा जी एच इज इक्वल्स टू
ना, रो जी कॉमन मिल रहा है, इन दोनों में से आपको रो जी कॉमन मिल रहा है, रो जी H2 माइनस H1, जी से जी कैंसिल। अगर आप इस डायग्राम से देखो तो H2 माइनस H1 खुद क्या था, H था, तो H2 माइनस H1 ये कैंसिल। तो यहां से मोरल ऑफ द स्टोरी पता है क्या निकलता है, कि जब रो और सिग्मा आपस में इक्वल होंगे ना, तो ही ये फोर्सेस इक्विलिब्रियम में रहेंगे। When sigma is equals to rho, sigma is what? Density of object which you are submerging is equals to density of fluid. जब density of object is equals to density of fluid, तो ही ये forces सारे equilibrium में रहेंगे और object अपनी जगह पे float करता रहेगा। पर क्या हो कि object की density fluid की density से ज्यादा हो जाए, तो डाउनवर्ड फोर्सेस बढ़ जाएंगे और ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा। क्या हो कि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से कम हो जाए, तो भी ऑब्जेक्ट फ्लोट करता रहेगा। इक्वल के केस में बीच में कहीं जाके स्टेबल हो जाता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में आता है। अब यहीं से ना इस सिचुएशन के हिसाब से हमारे पास में आते हैं लॉज ऑफ फ्लोटेशन। एक ऑब्जेक्ट वाटर में या किसी फ्लूइड में कब फ्लोट करेगा, कब तैरेगा, ये सब लॉज ऑफ फ्लोटेशन बताते हैं। मेरे को ना डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कुछ है मेरे पास में, एक्चुअल में इसको मैं ना दो इक्वल साइज के एल्यूमिनियम फॉइल्स काटी थी मैंने आज सुबह, ये दोनों इक्वल साइज की हैं, ठीक है, दोनों के डायमेंशंस एकदम सेम है, ठीक है। अब इन दोनों फॉइल्स का ऑब्वियसली मैंने सेम रैप से इनको लिया, तो मास सेम रहा होगा, डायमेंशन सेम है। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं एक फॉइल को तो ना आपको दे रहा हूं, आप लोगों को थोड़ा सा फोल्ड करके ऐसे, जिसमें जितनी जितनी जान है ना उतनी उतनी जान लगाओ इसको, और इसको बॉल बना के दो। क्या बनाओ इसकी? बॉल। लो, जितना दबा सकते हो उतना दबाओ। मीनवाइल दूसरे वाले फॉइल को यूज कर रहा हूं मैं, इससे मैं ना बचपन वाली वो पेपर बोट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बचपन में नहीं होते थे एक पेपर बोट टाइप की, छोटी क्लास में जब हम बहुत छोटे होते थे तो पेपर की बोट बना के करते थे। आती किसी को बनाने? मेरे को आती थी बट मैं भूल गया। हाँ याद आ गया। दबाओ और दबाओ, दबाते जाओ जब तक मेरी पेपर बोट रेडी ना हो जाना, तब तक दबाते जाओ। कुछ करके देख रहे हैं। बन तो गई मेरी पेपर बोट, गंदी सी बनी है पर बन गई। बना, ठीक है ना, पेपर बोट लग रही है ना, पर बन गया ना शेप। यही तो है बोट का शेप, बना दिया मैंने। एंड समथिंग कैन बी डन, लव देना। अब तक अपनी बॉल बन के आ गई है, पर अभी मजा नहीं आया, और अच्छे से बनानी थी बॉल, और अच्छे से। हथौड़ी चाहिए है ना अपने पास में? हथौड़ी, ये देखो ये रही, इस पर रख के ना इसको आराम से पूरा कॉइन बनाएंगे। ये लो, इसको पूरा दबा दो, जितना दबा सकते हो, जितना दबा सकते हो पूरा दबा दो। तो हमने क्या करा, हमने दो सेम डायमेंशन के सेम वेट के एल्यूमिनियम फॉइल्स लिए, एक को हम लोग ना ठोक रहे हैं, अभी चल रहा है उस पर काम, और दूसरे को मैंने फोल्ड करके ना ये पेपर बोट बना दिया। बोट जैसा शेप है, आप देख सकते हो, बोट है। दिखा ना क्या स्टेटस है? फुल डेडिकेशन। थोड़ा सा और चांसेस हैं इसमें, है ना, गुंजाइश है। अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है अंदर एयर ट्रैप हो गई इसके, बट फिर भी लेट्स गिव इट ए ट्राई। मैं ना दोनों को साइमल्टेनियसली इसके अंदर डाल रहा हूं, ये वाटर है हमारे पास, दोनों को साइमल्टेनियसली डाल रहा हूं। दोनों का वेट सेम, दोनों का मटेरियल सेम, एक डूब गया एक तैर रहा है। ऐसा क्यों? फिर से देखो, दोनों को हम लोगों ने सेम मटेरियल का लिया, सेम एरिया का लिया, तो दोनों का मास भी सेम है। बट मैं दोनों को जब डिप करता हूं तो एक पूरी तरह से सबमर्ज हो जाता है और दूसरा फ्लोट कर रहा है। आई होप दिख रहा हो, एक दिख रहा है ना नीचे, यहाँ पे सबमर्ज हुआ,
इसका बहुत बड़ा रीजन है लॉज ऑफ फ्लोटेशन या फिर इनकी रिलेटिव डेंसिटीज विथ वाटर। तो बहुत आम भाषा में या आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है, पानी जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है वो वाटर पे फ्लोट करता है, और जिसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा होगी वो वाटर में सबमर्ज कर जाएगा। अब इन दोनों में डेंसिटी हमने कब चेंज कर दी, हमको पता ही नहीं पड़ा। तो डेंसिटी कहां से आ गई सर, ये तो मास थे। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसका हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया, देख रहे हो, इसकी कैपेसिटी ज्यादा है। अब इसके अंदर मैं लोगों को बैठा भी सकता, कैपेसिटी ज्यादा हो गई ना, इसका वॉल्यूम बढ़ा दिया, इसका वॉल्यूम कम कर दिया। तो स्फीयर एक ऐसा शेप होता है जो लोवेस्ट वॉल्यूम में हाईएस्ट मास कैरी करता है, जबकि इसका हमने सेम मास रखते हुए वॉल्यूम बढ़ाया। तो बड़ी बड़ी शिप्स बनती हैं, बड़ी बड़ी शिप्स फ्लोट कर जाती हैं। मेरे पास भी बहुत बड़ी शिप है, बहुत ज्यादा बड़ी एक शिप है। तो एक छोटा सा मास वाटर में सिंक कर जाता है और एक इतनी बड़ी शिप वाटर में फ्लोट कर जाती है। इसका रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ द लॉज ऑफ फ्लोटेशन। तो एक बार फटाफट से लॉज ऑफ फ्लोटेशन देखना है आपको। कॉन्सेप्ट, कोर कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही गया सब लोगों को। यहां पे 3 केसेस हैं, मेन 3 केसेस हैं। फर्स्ट केस, इफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड is greater than density of object, then object will float over the fluid. Object will float. If density of fluid is less than density of object, then object will sink. If density of fluid is equals to density of object, then object will float, but at certain height below the surface of liquid. ऐसे केस में we say it neither sinks nor float. तो सबमरीन्स चलाने के लिए ऑलमोस्ट ऐसी सिचुएशन बना ली जाती है, एक डेप्थ पे जाके उसका पानी छोड़ दिया जाता है सो दैट सबमरीन आसानी से मूव कर जाए। और ऐसा अगर आपके पास में प्योर ऑलिव ऑयल है, उसको अगर आप वाटर में ड्रॉप करोगे तो वो भी वाटर कंटेनर में जाके बीच में कहीं पे फ्लोट करेगा, ना वो ऊपर रहेगा ना वो नीचे आएगा। तो वो ऑयल की ड्रॉप जो होगी वो बीच में कहीं आके स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, जो कि हमने पिछले केस में डिराइव करा है आर्किमिडीज प्रिंसिपल में। ये सब तभी पॉसिबल होता है जब ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास और बायएंड फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन दोनों सेम हो। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होगा जहां से कोई भी ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड्स नीचे फोर्स लगाएगा, और बायएंड फोर्स का उससे कोलिनियर होना बहुत जरूरी है। इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको दिखाता हूं। बाय एक्सीडेंट हुआ था अभी हमारे साथ में, बट अभी देखोगे तो समझ में आएगा। फिलहाल इस बोट का सेंटर ऑफ मास मानो यहां से आ रहा है, थोड़ा ना इसका वेट पीछे की तरफ ज्यादा है, इधर ट्यूब्स लगी हैं, ट्यूब्स है यहाँ पे, तो पीछे की तरफ वेट ज्यादा है, तो सेंटर ऑफ मास इसका पीछे है। तो अप थ्रस्ट भी पीछे से अगर आ रहा होगा तब तक तो ये फ्लोट करेगा। बाय एनी चांस अगर हम पीछे इसका वेट और इंक्रीज करवा दें तो ये सिंक कर जाएगा। तो ये जरूरी है कि ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास जिस जगह पे है वहीं से अपथ्रस्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट एक सिमेट्रिकल बॉडी होनी चाहिए। अब मैंने इस बॉल को थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया ताकि सेंटर ऑफ मास इस ऑब्जेक्ट का आगे की तरफ शिफ्ट हो जाए। वेट पीछे था इसका ज्यादा, मैंने बॉल को आगे की तरफ लगा के फिर छोड़ा, तो इस बार ये फ्लोट करने लगेगा। सो इट इज द नेसेसरी कंडीशन कि अगर आपको किसी चीज को फ्लोट करवाना है तो उसके सेंटर ऑफ मास को भी देखना जरूरी है। ये सेंटर ऑफ मास और बाइंड फोर्स आपस में कोलिनियर होने चाहिए। आसान सी बात है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट विल बी स्टेबल इन इट्स फ्लोटिंग पोजिशन इफ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ द बाइंसी, जो कि हम लोगों ने अभी देखा था। तो ये थे लॉज ऑफ फ्लोटेशन। आसान सी बात है, यहां तक तुम लोग सब समझ चुके हो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझ में आ गया। अब इसके क्वेश्चंस भी हैं। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है, द मास ऑफ द ब्लॉक मेड अप ऑफ द सर्टेन मटेरियल इज 13.5 किलोग्राम एंड इट्स वॉल्यूम इज 15 into 10⁻³ मीटर क्यूब। विल द ब्लॉक फ्लोट और सिंक इन द वाटर? बहुत इजी क्वेश्चन है। फ्लोटिंग और सिंकिंग की कंडीशन देखने के लिए आपको ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है? उसका मास अपॉन उसका वॉल्यूम, यही होता है ना। तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट उसका मास 13.5 और वॉल्यूम कितना हो गया 15 into 10⁻³
इसको ऊपर भेजो, सो 13.5 इंटू 10⁻³ डेसिमल हटाया, ये हो गया 13500 अपॉन 15, 15 9s are 135। तो इसकी डेंसिटी कितनी आ गई, 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। देखो मास किस में दे रखा था, किलोग्राम में, वॉल्यूम किस में दे रखा था, मीटर क्यूब में। तो यूनिट्स हमेशा चेक कर लेना, यूनिट सही होनी चाहिए। वाटर की डेंसिटी क्या होती है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या लेस देन वाटर की डेंसिटी है, बिल्कुल है। तो इस केस में ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट। आसान, इजी है। नेक्स्ट एक और देखो, a solid body of mass 4 into 10⁻³ kilogram and the volume is 2 meter cube is put on the water, will the body float or sink? इसका मास दे रखा है बॉडी का 4 into 10⁻³ किलोग्राम एंड इसका वॉल्यूम दे रखा है 2 मीटर क्यूब। सो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी, तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम, 2 से 4 काटा तो 2 into 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये क्या हो रहा है, 2000 kg पर मीटर क्यूब। देख रहे हो इसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी का डबल आ रही है। सो वेन एवर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, इट विल सिंक, डूब जाएगा।